गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हो आप सभी? दीपावली के त्यौहार के बाद में ये अपना फर्स्ट वीडियो है। कैसी रही दिवाली बताइए। चलो अच्छी बात है। तो आइए इस क्लास में आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट सेकेंड ईयर। सब्जेक्ट अपना कौन सा है? ड्राइंग। और लेक्चर नंबर है 82। कौन सा है? 82 नंबर का ये लेक्चर है। इससे पूर्व अपन 81 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए इस लेक्चर में चर्चा करेंगे आज हम पहाड़ी चित्रकला की। किसकी? पहाड़ी चित्रकला, पहाड़ी पेंटिंग, पहाड़ी शैली, एक ही बात है। तो देखिए इधर मुगल काल प्रारंभ हुआ था। किसके समय में मुगल काल की नींव रखी थी? किसने? बाबर ने। किसने? बाबर ने। फिर बाबर के बाद में कौन आया? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो औरंगजेब के समय में जो मुगल काल की जो चित्रकला थी वो क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी। यानी कि औरंगजेब ने चित्र बनाना अपने धर्म के विरुद्ध माना था कि जो पेंटिंग में जो चेहरे बनते हैं ये मुस्लिम धर्म के क्या हैं? विरुद्ध है। तो उन्होंने चित्रकारों को अपने दरबार से क्या कर दिया था? निकाल दिया था। उसके दरबार में गिने चुने चित्रकार थे और बाकी के चित्रकारों को उन्होंने अपने दरबार से हटा दिया था। तो चित्रकार क्या हो गए? बेरोजगार हो गए थे। तो बेरोजगार होने के बाद में वो इधर इधर जाकर बस गए। कोई दिल्ली चला गया, कोई जम्मू चला गया, कश्मीर चला गया। तो जो इधर गए थे बसोली, जम्मू, कश्मीर, कुल्लू, चंबा, इधर जाने वाले जो चित्रकार थे वहाँ जाकर वो बस गए। और इधर का पूरा जो क्षेत्र है वो कैसा है? पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण उन स्थानों पर जो चित्रकला उत्पन्न हुई यानी कि जो चित्रकला पल्लवित हुई उसे पहाड़ी चित्रकला के नाम से जाना जाने लगा। किस नाम से? पहाड़ी चित्रकला के नाम से। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जो चित्रकला को आगे बढ़ाया, जिस चित्रकला को, उसे पहाड़ी चित्रकला कहने लगे। तो सन 1916 ईस्वी में, कब की बात है? सन 1916 ईस्वी में सर्वप्रथम डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी चित्रों को दो भागों में विभक्त किया। किसने? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने सन 1916 ईस्वी में पहाड़ी चित्रों को दो भागों में विभाजित किया, जिसमें पहले वर्ग के चित्रों में तो उत्तरी चित्रकला यानी कि कांगड़ा स्कूल आती है। उत्तरी चित्रकला में कौन सी? कांगड़ा स्कूल यानी कांगड़ा शैली। कौन सी? कांगड़ा शैली। और द्वितीय जो वर्ग था उसमें दक्षिणी चित्रकला यानी कि जम्बू स्कूल आती है। जम्बू स्कूल में भी एक जगह है डोंगरा। कौन सी? डोंगरा। तो डोंगरा जम्बू स्कूल आती है। ये दो भागों में इसे विभाजित किया गया। तो देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर जो चित्रकला पल्लवित हुई उसमें कौन कौन से क्षेत्र थे? जिन स्थानों पर ये चित्रकार जाकर बस गए और उन्होंने उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग शैली उत्पन्न की, उस शैली में चित्र बनाए। तो देखिए पहाड़ी चित्रकला में एक तो गुलेल शैली। कौन सी? गुलेल शैली। गुलेल शैली के बाद में कांगड़ा शैली,
कांगड़ा शैली, गुलेर शैली। कांगड़ा शैली के बाद में आती है नूरपुर शैली। नूरपुर शैली। नूरपुर के बाद आती है बसोली शैली। बसोहली। बसोहली शैली के बाद में कौन सी आती है? चंबा शैली। बसोहली शैली, चंबा शैली। चंबा के बाद में कुल्लू शैली। चंबा शैली, कुल्लू शैली। इसके बाद में गढ़वाल शैली। गढ़वाल शैली। गढ़वाल शैली के बाद में मंडी शैली, जम्मू शैली। मंडी शैली और फिर जम्मू कश्मीर है ना, वो जम्मू शैली। मंडी शैली, जम्मू शैली और इसके बाद सिख शैली। सिख शैली के बाद में कौन सी? बिलासपुर शैली। कौन सी? बिलासपुर शैली। बिलासपुर शैली। और बिलासपुर शैली के बाद में कश्मीर शैली। कश्मीर शैली। यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में जाके जो चित्रकार बसे थे, उन्होंने इन स्थानों पर जाकर अपना निवास स्थान बनाया और वो वहां जाकर बस गए। और जहां जाकर बसे उसी क्षेत्र के अनुसार उन्होंने पेंटिंग बनाना प्रारंभ किया। वहाँ के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, भाषा, बोली और वहाँ के वातावरण को और वहाँ के पर्यावरण को देखते हुए उन्होंने अपने को उसी वातावरण में ढाला और उसी के अनुसार पेंटिंग बनाई। और हुआ ऐसा कि वो पेंटिंग उस क्षेत्र के अनुसार अपनी एक स्टाइल बना पाई, एक शैली बना पाई, जिसको उसी के नाम से संबोधित किया गया। तो देखिए गुलेर शैली, गुलेर क्षेत्र में जाके जो बस गए जिन्होंने गुलेर शैली, कांगड़ा क्षेत्र की कांगड़ा शैली, नूरपुर शैली, बसोहली शैली, चंबा शैली, कुल्लू शैली, गढ़वाल शैली, मंडी शैली, इसके अलावा जम्मू शैली, सिख शैली, बिलासपुर शैली और कश्मीर शैली। ये सभी शैलियां किसमें आती हैं? ये आती है पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत ये आती है। दोबारा से देखो एक बार, गुलेर शैली, कांगड़ा शैली, नूरपुर शैली, बसोहली शैली, चंबा शैली, कुल्लू शैली, गढ़वाल शैली, मंडी शैली, जम्मू शैली, सिख शैली, बिलासपुर शैली और कश्मीर शैली। ये सभी किसमें आती है? पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आती है, पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है, पहाड़ी स्टाइल के अंतर्गत आती है। लेकिन अपने सेकंड ईयर के सिलेबस के अनुसार पहाड़ी चित्रकला में कौन कौन सी शैली दे रखी है? एक तो है कांगड़ा शैली। कौन सी है? कांगड़ा शैली है। और दूसरी है बसोहली शैली। कांगड़ा शैली और बसोहली शैली के बारे में टॉपिक दिया हुआ है, कांगड़ा और बसोहली शैली के ऊपर। बाकी सभी शैलियां भी इम्पोर्टेंट है, तो मैं बारीक बारीक से आप सभी को
इन सभी शैलियों के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, ताकि एग्जाम की दृष्टि से तो केवल कांगड़ा शैली और बसोली शैली, दो ही शैली आपके सिलेबस में है, लेकिन नॉलेज के दृष्टि से इन सब का नॉलेज आना जरूरी है, इन सब की जानकारी होना भी जरूरी है। अब पहले बेसिक चर्चा करते हैं अपन कि पहाड़ी शैली में किसने क्या कहा और कौन कौन से जो कला आलोचक हुए थे उन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी, कौन कौन से राइटर ने कौन सी पुस्तक या कौन सा ग्रंथ लिखा पहाड़ी शैली के ऊपर, ताकि आज भी उनके अवशेष हमें लाइब्रेरियों में या जो बाजार में मिलने वाली पुस्तकों में आदि में अध्ययन के लिए सामग्री मिलती है। तो अपन बात कर रहे थे किसके बारे में, आनंद कुमार स्वामी के बारे में। किसके बारे में? आनंद कुमार स्वामी ने सन 1916 ईस्वी में पहाड़ी चित्रों को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था। सन 1916 ईस्वी में किसने? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी चित्रकला को पहाड़ी चित्रों को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था। पहाड़ी चित्रों को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था, जिसमें से प्रथम वर्ग में तो उत्तरी चित्रकला आती है, यानी कि कौन सी? कांगड़ा स्कूल। कौन सी आती है? कांगड़ा स्कूल आती है, कांगड़ा स्कूल। और उसके बाद में दूसरे वर्ग में दक्षिणी चित्रकला, दूसरे वर्ग में दक्षिणी चित्रकला यानी कि जम्बू स्कूल। कौन सी? जम्बू। जम्बू में भी एक स्थान है डोंगरा, वहाँ पर एक गैलरी है, आर्ट गैलरी, वहाँ पर ये चित्र हमें देखने को मिलते हैं। इसी में उन्होंने बसोली, नूरपुर, गुलेर, कुल्लू के चित्रों को भी लिया गया है, क्योंकि इन सारे जो शैली थी उन सभी स्थानों पर पहाड़ी चित्रकला का उदाहरण मिलते हैं, यानी कि पहाड़ी शैली के चित्र हमें देखने को मिलते हैं। मुगल कलाकारों व मूल पहाड़ी चित्रों ने किसने? एक तो मुगल काल में जो चित्रकार हुए थे, जिनको औरंगजेब ने क्या कर दिया था? अपने शासनकाल से निकाल दिया था। एक तो उन्होंने उसके बाद में पहाड़ी चित्रे हुए थे, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों पर जो चित्र बना रहे थे चित्रकार, इन्होंने मिलकर एक भिन्न आयाम को, इन दोनों कलाकारों ने मिलकर एक भिन्न आयाम को, जिसको पहाड़ी चित्र शैली के नाम से जाना जाता है, इसको क्या किया? जन्म दिया था। इस शैली का एक रूप तो बसोली शैली और दूसरा रूप गुलेर शैली व तीसरा रूप कांगड़ा शैली के नाम से जाना गया। 3 रूप हो गए इसके, यानी कि मुगल शैली के जो कलाकार थे उन्होंने, और मूल पहाड़ी चित्रे थे, यानी कि मूल जो निवासी थे पहाड़ी क्षेत्र के, उन चित्रकारों ने मिलकर एक नई शैली को एक नया आयाम दिया, जिसका नाम रखा गया पहाड़ी चित्र शैली। क्या नाम रखा गया? पहाड़ी चित्र शैली। तो इस शैली का एक रूप तो उन्होंने बसोली शैली को दिया। किसको दिया? बसोली को। एक तो बसोली शैली और दूसरी गुलेर शैली, और तीसरी कौन सी थी? कांगड़ा शैली। मुख्य रूप से इन 3 शैलियों को उन्होंने प्रधानता दी
पहाड़ी चित्रकला की भसोली शैली के अंतर्गत, गुलेर शैली के अंतर्गत और कांगड़ा शैली के अंतर्गत अधिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार से पहाड़ी चित्रकला की सर्वप्रथम जानकारी सन 1910 ईस्वी में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के प्रयासों से की गई थी। तो नोट्स के रूप में लिखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है। लिखेंगे कि पहाड़ी चित्रकला की सर्वप्रथम जानकारी पहाड़ी चित्रकला की सर्वप्रथम जानकारी सन 1910 ईस्वी में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के प्रयासों से की गई थी। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के प्रयासों से की गई थी। दोबारा सुनेंगे इस लाइन को कि पहाड़ी चित्रकला की सर्वप्रथम जानकारी सन 1910 ईस्वी में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के प्रयासों से की गई थी। सन 1910 में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने प्रयास किया और उन प्रयासों में सफलता प्राप्त हुई और सफलता के कारण ही आज हमें पहाड़ी चित्रकला की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में सन 1916 ईस्वी में, कब की बात है, सन 1916 ईस्वी में, यानी कि ये जो जानकारी दी थी हमें 1910 में दी थी, इसके 6 वर्ष बाद में सन 1916 ईस्वी में 1916 में आनंद कुमार स्वामी का राजपूत पेंटिंग नामक एक ग्रंथ प्रकाशित भी हुआ था। तो लिखेंगे सन 1916 ईस्वी में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी का राजपूत पेंटिंग नामक ग्रंथ भी प्रकाशित हुआ था। दोबारा सुनो एक बार, सन 1910 ईस्वी में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी का राजपूत पेंटिंग नामक ग्रंथ भी प्रकाशित हुआ था। तो आनंद कुमार स्वामी की बात की गई है कि इन्होंने 1910 ईस्वी में प्रयास किया था। तो सर्वप्रथम उस पहाड़ी चित्रकला की जानकारी हमें प्राप्त हुई। उसके बाद में सन 1916 ईस्वी में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी का राजपूत पेंटिंग नामक ग्रंथ भी प्रकाशित हुआ था। इससे अभी ये जो राजपूत पेंटिंग नामक ग्रंथ प्रकाशित हुआ, उससे क्या हुआ, क्या फायदा हुआ, क्या सफलता हुई? उससे ये सफलता मिली कि इससे पहाड़ी चित्रों को राजस्थानी से भिन्न बताते हुए हिंदू पेंटिंग और पंजाब हिमालयन कहा गया। क्या कहा गया? यानी कि राजस्थानी पेंटिंग को
राजस्थानी चित्रकला को अलग करते हुए, इसे भिन्न बताते हुए जो पहाड़ी चित्र थे, इन पहाड़ी चित्रों को किसके साथ, पहाड़ी चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला से भिन्न बताते हुए हिंदू पेंटिंग और पंजाब हिमालयन, क्या हिंदू पेंटिंग, हिंदू पेंटिंग और पंजाब हिमालयन कहा गया, क्या कहा गया, हिंदू पेंटिंग और पंजाब हिमालयन कहा गया। सन 1926 ईस्वी में, सन 1926 ईस्वी में ओसी गांगुली, क्या नाम है, ओसी गांगुली की एक पुस्तक आई, यानी कि एक पुस्तक प्रकाशित हुई और उस पुस्तक का नाम था मास्टरपीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग। क्या नाम था, मास्टरपीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग। तो लिखेंगे सन 1926 ईस्वी में सन 1926 ईस्वी में, सन 1926 ईस्वी में 1926 में ओसी गांगुली, ओसी गांगुली, क्या नाम है, ओसी गांगुली की पुस्तक है, ओसी गांगुली की पुस्तक, और इस पुस्तक का क्या नाम है, इस पुस्तक का नाम है मास्टरपीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग। क्या नाम है, मास्टरपीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग, मास्टरपीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग, इस पुस्तक का नाम है। ये क्या हुई, प्रकाशित हुई, प्रकाशित हुई। अब दोबारा सुनो, चर्चा कर रहे हैं अपने पहाड़ी चित्रकला की। तो पहाड़ी चित्रकला के ऊपर ये पुस्तक और लिखी, किसने लिखी, ओसी गांगुली ने लिखी। और ये कब लिखी, सन 1926 ईस्वी में लिखी। और इस पुस्तक का क्या नाम है, इस पुस्तक का नाम है मास्टरपीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग। क्या नाम है, मास्टरपीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक ओसी गांगुली ने 1926 ईस्वी में पहाड़ी चित्रकला के ऊपर लिखी। समझ में आ गया। उसके बाद में सन 1930 में, कब की बात है, सन 1930, यानी 4 वर्ष बाद में, सन 1930 ईस्वी में, 1930 में, सन 1930 ईस्वी में श्री जेसी फ्रेंच, 1930 ईस्वी में श्री जेसी फ्रेंच, क्या नाम है, श्री जेसी फ्रेंच। इस श्री जेसी फ्रेंच ने 1930 ईस्वी में पहाड़ी कला केंद्रों की यात्रा की। जेसी फ्रेंच ने पहाड़ी कला केंद्रों की क्या की, यात्रा की। पहाड़ी कला केंद्र मैंने बताया था आपको, कांगड़ा, बसोली, नूरपुर, गुलेर, कुल्लू, मंडी, चंबा और जम्मू, बिलासपुर, कश्मीर,
ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं पहाड़ी कला केंद्रों में। तो 1930 ईस्वी में श्री जेसी फ्रेंच ने पहाड़ी कला केंद्रों की क्या की? यात्रा की। और सन 1931 ईस्वी में, एक साल बाद यात्रा की, तथा सन 1931 ईस्वी में, सन 1931 ईस्वी में हिमालयन आर्ट पुस्तक लिखी। सन 1931 ईस्वी में हिमालयन आर्ट पुस्तक प्रकाशित की। दोबारा सुनो एक बार। सन 1930 ईस्वी में श्री जेसी फ्रेंच ने पहाड़ी कला केंद्रों की यात्रा की और इस यात्रा के दौरान सन 1931 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित करवाई और उस पुस्तक का नाम था हिमालयन आर्ट। क्या नाम था? हिमालयन आर्ट। हिमालयन आर्ट नामक पुस्तक श्री जेसी फ्रेंच ने 1931 ईस्वी में प्रकाशित करवाई। और क्यों करवाई? क्योंकि सन 1930 ईस्वी में इन्होंने पहाड़ी कला केंद्रों की क्या की थी? यात्रा की थी। यानी वहां पर क्या किया? भ्रमण किया। भ्रमण करने के पश्चात उन्होंने पहाड़ी कला केंद्रों को समझा, वहां की चित्रकला को समझा और समझने के बाद में इन्होंने सोचा कि क्यों नहीं एक पुस्तक पहाड़ी चित्रकला के ऊपर लिखी जाए। तो इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी 1931 में, जिसका नाम था हिमालयन आर्ट। क्या नाम था? हिमालयन आर्ट। तो एक बार वापस से आज जितनी चर्चा की गई है उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि अपने सबसे पहले चर्चा की पहाड़ी चित्रकला की। पहाड़ी चित्रकला में प्रमुख केंद्र कौन कौन से रहे हैं? गुलेर, कांगड़ा, नूरपुर, उसके बाद बसोली, चंबा, कुल्लू, जम्मू, कश्मीर, बिलासपुर, मंडी, गढ़वाल, सिख आदि क्षेत्रों के बारे में अपने चर्चा की। इन स्थानों पर या इन कला केंद्रों पर जो शैली पनपी वो उसी के नाम से जानी जाने लगी। उसके बाद में चर्चा हुई थी कि 1916 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी चित्रों को 2 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया है, जिसमें प्रथम वर्ग में तो उत्तरी चित्रकला और दूसरे वर्ग में दक्षिणी चित्रकला को माना गया है। उत्तरी चित्रकला में तो कांगड़ा स्कूल आती है और दक्षिणी चित्रकला में जम्बू स्कूल जो डोंगरा आर्ट गैलरी भी स्थित है। इसके अलावा उन्होंने बसोली, नूरपुर, गुलेर तथा कुल्लू आदि स्थानों पर जो चित्रकला पनपी उन चित्रों को लिया गया है, क्योंकि इन सभी स्थानों पर पहाड़ी चित्रकला के चित्रों के उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद में चर्चा हुई थी कि मुगल कलाकारों ने और जो मूल पहाड़ी क्षेत्रों के जो चित्रकार थे इन्होंने मिलकर एक नई शैली को आयाम दिया, जिसका नाम रखा गया पहाड़ी चित्रकला। क्या नाम रखा गया? पहाड़ी चित्रकला। और इन्होंने मूल रूप से 3 केंद्र बनाए, जिसमें से बसोली, कांगड़ा और गुलेर बहुत इंपॉर्टेंट है, बसोली शैली से संबंधित। और उसके बाद में पहाड़ी चित्रकला की सर्वप्रथम जो जानकारी है वो सन 1910 ईस्वी में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के प्रयासों से सफलता प्राप्त हुई। सन 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक एक ग्रंथ प्रकाशित करवाया था। इसमें पहाड़ी चित्रों को राजस्थानी शैली से भिन्न बताते हुए हिंदू पेंटिंग और पंजाब हिमालयन कहा गया था। और उसके साथ में सन 1926 ईस्वी में ओसी गांगुली ने पहाड़ी चित्रकला के जो चित्र थे उसे संबंधित एक पुस्तक लिखी थी। उसका नाम था मास्टरपीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग। इसे प्रकाशित करवाया था। और सन 1930 ईस्वी में, कब की बात है? सन 1930 ईस्वी में श्री जेसी फ्रेंच ने
पहाड़ी केंद्रों की यात्रा की। उस यात्रा के दौरान उन्हें उन चित्रों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और एक साल बाद यानी कि 1931 ईस्वी में उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित करवाई जिसका नाम था हिमालयन आर्ट। तो आज की इतनी चर्चा हम इस लेक्चर में प्राप्त करेंगे, बाकी की चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो।